राम राम सभी को। हाल फिलहाल में आपने अतुल सुभाष केस के बारे में सुना होगा। सुसाइड से पहले अतुल सुभाष द्वारा बनाई गई वीडियो को देखा होगा, आपने जाना होगा, आपने समझा होगा कि किस तरह से एक व्यक्ति को उसकी पत्नी द्वारा, उसकी पत्नी के परिवार द्वारा कानूनी प्रावधानों का दुरुपयोग कर मानसिक प्रताड़ना दी गई। इस तरह की मानसिक प्रताड़ना दी गई कि उस व्यक्ति को आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ा। और अतुल सुभाष का केस हमारे देश में कोई अकेला केस नहीं है। अगर आप अपने आसपास में भी देखेंगे तो आपको अनेक ऐसे परिवार मिल जाएंगे जिन परिवारों को उस परिवार की बहू द्वारा ही मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है। कानूनी प्रावधानों का उपयोग कर पूरे के पूरे परिवार को कोर्ट केसेस में फंसाकर प्रताड़ित किया जा रहा है। एक समय था जबकि हमारे देश में स्त्रियों की स्थिति दयनीय थी। दहेज हत्या के केसेस बहुत ज़्यादा सामने आते थे, दहेज के लिए प्रताड़ना के केसेस बहुत ज़्यादा सामने आते थे। और उस समय हमारे देश में स्त्री की सुरक्षा के लिए कानून बनाए गए और उन कानूनों का दुरुपयोग कर स्त्रियों ने वर्तमान में पुरुषों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। अगर आप वर्तमान में देखेंगे तो उन कानूनों की वजह से स्त्रियों के प्रति अपराध बहुत हद तक कम हो चुके हैं। मैरिटल अपराध विशेष तौर से अगर आप देखेंगे वर्तमान समय में दहेज हत्या के केसेस आपको बहुत कम सुनने के लिए मिलेंगे। दहेज के लिए प्रताड़ना के केसेस आपको बहुत कम सुनने के लिए मिलेंगे। वर्तमान समय में अगर हम देखें तो लोगों के अंदर वो मेंटालिटी बहुत तेजी से विकसित हुई है कि हमें दहेज नहीं लेना है, हमें दहेज मुक्त विवाह करना है, हमें केवल एक पढ़ी लिखी संस्कारी कन्या चाहिए जो कि हमारे परिवार का ध्यान रख सके। किंतु जैसे जैसे स्त्री सशक्तिकरण हुआ वैसे वैसे फीमेल्स के माइंड में अलग अलग तरह की दुर्भावनाएं पैदा हुई और उन्होंने इन कानूनों का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। अब क्योंकि इन कानूनों में पुरुष की सुरक्षा के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं दिए गए, इसलिए इन कानूनों का दुरुपयोग करना बहुत ज़्यादा आसान हो गया। जब हम जन्म कुंडली विश्लेषण भी करते हैं तो अक्सर हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं जिनमें कि किसी पुरुष को उसकी पत्नी के द्वारा अत्यधिक प्रताड़ित किया गया। किसी स्त्री पुरुष के बीच में अगर विवाह सही नहीं चल पा रहा, वो अपनी मैरिड लाइफ को समाप्त करना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी स्त्री द्वारा विवाह से अलग होने के लिए एक बहुत मोटे अमाउंट की डिमांड की जाती है। कहा जाता है कि ठीक है, मैं आपके ऊपर कोई केस नहीं करूँगी, आप को आज़ाद करने के लिए मुझे इतने रुपए चाहिए। और अक्सर जो डिमांड होती है वो इतनी हाई होती है कि किसी लड़के के परिवार के लिए वो पैसा देना बहुत इजी नहीं होता। अभी कुछ समय पहले मेरे पास एक ऐसी ही जन्म कुंडली आई जिसमें कि विवाह के लगभग 7-8 साल बाद लड़की अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने मायके चली गई। मायके जाने के बाद लड़के और लड़के के परिवार पर अनेक केसेस डाल दिए। उनको मानसिक रूप से कानूनी प्रावधानों का दुरुपयोग कर प्रताड़ना दी जाने लगी। उनसे एलिमनी मांगा जाने लगा और वो व्यक्ति, ठीक है, अगर आपको मेरे साथ नहीं रहना आप अलग रह सकते हैं, किंतु मुझे मेरे बच्चे जो, उस व्यक्ति की केवल इतनी सी डिमांड है। वो व्यक्ति वर्तमान में अगर लड़ रहा है तो केवल अपने बच्चों के लिए लड़ रहा है, वो पैसा देने के लिए तैयार। किंतु वहाँ पर वो लड़की वो बच्चे भी देना नहीं चाहती। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि इस व्यक्ति की जो वीकनेस है वो अपने बच्चों में है। तो यहाँ पर प्रश्न आता है कि किसी पुरुष की कुंडली में ऐसे कौन से योग होते हैं जो दिखाते हैं कि इस व्यक्ति को विवाह के बाद मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ सकता था। पहले समय में हम स्त्री की कुंडली में देखते थे कि किसी स्त्री को विवाह के बाद मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ सकता है, उस तरह के योगों का विश्लेषण करते थे। किंतु वर्तमान समय में हमें स्त्री की नहीं, पुरुष की कुंडली में देखना जरूरी हो गया है कि क्या इस पुरुष को विवाह के बाद अपनी पत्नी से सुख मिलेगा, इसकी पत्नी और पत्नी के परिवार वाले इसको कोई मानसिक कष्ट तो नहीं देंगे। तो देखिएगा, जब भी जन्म कुंडली में किसी पुरुष की स्त्री हो या महिला की कुंडली हो, वहां पर वैवाहिक सुख का विश्लेषण करना होता है तो जन्म कुंडली के सप्तम भाव का, सप्तमेश का विश्लेषण करना अत्यधिक जरूरी होता है। साथ ही साथ मंगल शुक्र का विश्लेषण करना जरूरी होता है। आप ये जन्म कुंडली देख रहे हैं, उसी व्यक्ति की जन्म कुंडली है। इस जन्म कुंडली में अगर आप देखेंगे तो सप्तम भाव में गुरु बैठे हैं। गुरु के बारे में सामान्यतः हम कहते हैं, मैंने भी अपनी पिछली कई वीडियोस में कहा है कि गुरु जब भी जन्म कुंडली के किसी भाव में बैठते हैं, किसी भाव पर दृष्टि डालते हैं, तब उस भाव के कारक तत्वों में वृद्धि करते हैं, गुणों में वृद्धि करते हैं।
क्योंकि गुरु की दृष्टि को ज्योतिष शास्त्र में अमृत के समान माना गया है। गुरु यहाँ पर सप्तमेश होकर सप्तम भाव में बैठे हैं, तो यहाँ पर तो इंडिकेशन ये जाता है कि इस व्यक्ति की मैरिड लाइफ अच्छी होनी चाहिए। किंतु इस व्यक्ति को अपनी पत्नी की तरफ से मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे में किस तरह से गुरु इनके जीवन में इस प्रताड़ना का कारक बन रहा है, इसको समझिएगा। देखिएगा, द्वितीय भाव लग्न में सप्तम भाव का स्वामी बाधक होता है। बाधक ग्रह उस ग्रह को कहा जाता है जो कि आपके जीवन में समय समय पर ऐसी परिस्थितियां पैदा करता है जिसके कारण कि आप स्ट्रेस में जाते हैं। आपके हर काम में किसी न किसी तरह की परेशानी पैदा करता है, क्योंकि आप नाम को ही समझिएगा, बाधक अथवा बाधकेश, अर्थात जो बाधा करने के लिए आपकी कुंडली में बना है। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी हम किसी जन्म कुंडली का विश्लेषण करते हैं, सामान्यतः लोग पूछने लगते हैं कि भाई मेरी कुंडली में इन दो ग्रहों की युति है, इनकी दृष्टि है, क्या फल होगा। तो इसलिए मैं कहता हूं कि बिना जन्म कुंडली पूरी देखे इसके बारे में फलित नहीं किया जा सकता, क्योंकि सामान्यतः गुरु की दृष्टि, गुरु का प्रभाव सुख में वृद्धि करता है, गुण में वृद्धि करता है। किंतु जब यहां पर गुरु बाधकेश होकर बाधक बनकर सप्तम भाव में बैठ गए, तो ऐसे में सप्तम भाव के लिए ये अपने आप में एक दुर्योग बन गया। गुरु का बाधकेश होना सप्तम भाव के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी पीड़ा का कारण बन गया। और साथ ही साथ आप यहां देखेंगे राहु भी सप्तम भाव में बैठे हैं, बाधक भाव में राहु बैठे हैं। राहु की एक नेचर है कि राहु केतु जिन भी राशि में बैठते हैं, जिन भी भावों में बैठते हैं, उसी भाव के गुणों के अनुसार कार्य करने लगते हैं। अब राहु यहाँ पर किसकी राशि में बैठे हैं? गुरु की राशि में, जो कि यहाँ बाधक है, और बाधक भाव में बैठे हैं। तो यहाँ पर राहु भी प्रबल बाधक का काम करेंगे। तो गुरु और राहु, इन दो ग्रहों ने मिलकर इस व्यक्ति की मैरिड लाइफ में एक बहुत ही बड़ा भूचाल लाने की कोशिश की। किसी पुरुष की पत्नी के बारे में या किसी स्त्री के पति के बारे में अगर हमें जानना हो तो सप्तम भाव को लगन बनाते हैं। तो उनका स्वभाव भी अगर हमें देखना है तो सप्तम भाव पर आने वाले प्रभाव देखेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सप्तम भाव में जो ग्रह हैं वो इस पुरुष की पत्नी के स्वभाव को ही बता रहे हैं, क्योंकि राहु यहाँ पर बैठा है। तो राहु का बैठने का मतलब है कि बहुत चालाक टाइप की लड़की होगी, बहुत ही विपरीत स्वभाव की लेडी होगी। क्योंकि अभी देखिए राहु केतु का क्या स्वभाव है, राहु केतु एक दूसरे के अपोजिट है। इस व्यक्ति के लगन में केतु बैठ गए, केतु का लगन में बैठना यानी कि यह व्यक्ति धार्मिक स्वभाव का है, शांत स्वभाव का है और शारीरिक गतिविधियों में बहुत ज्यादा रुचि नहीं रखता, बहुत ही सेटिस्फाइड लाइफ जीना चाहता है। वहीं सप्तम भाव में यहाँ राहु आया, तो राहु क्या है, जो जीवन साथी आपको दे रहा है वो बिल्कुल अपोजिट नेचर का दे रहा है। तो ये दोनों अपोजिट नेचर के हैं और साथ ही साथ राहु इनकी मैरिड लाइफ को खराब कर रहा है। इसलिए राहु और केतु के बारे में कहा जाता है ना, राहु जहां एक्सट्रोवर्ड है, केतु वहीं इंट्रोवर्ड है। जब भी किसी भाव में राहु बैठता है, जिस भाव में राहु बैठेगा उस भाव के जो कारक हैं उनको एक्सट्रोवर्ड की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा, उनमें वृद्धि करने की कोशिश करेगा। और केतु क्योंकि अपोजिट बैठेगा तो दूसरा जिस भाव में भी केतु बैठेगा उस भाव की कारकों में व्यक्ति को कहीं ना कहीं कमी देगा। अब जैसे कि यहाँ पर लगन में केतु बैठा है तो केतु इस व्यक्ति को बहुत सामान्य और धार्मिक स्वभाव का बना रहा है। वहीं सप्तम भाव में राहु बैठा है तो राहु जो पत्नी को इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर, क्योंकि पत्नी के भाव में बैठा है तो उसके स्वभाव को बहुत एक्सट्रोवर्ड दिखा रहा है। तो इंट्रोवर्ड और एक्सट्रोवर्ड दो डिफरेंट पर्सनैलिटी यहाँ पर विवाह कर रही हैं। और गुरु का प्रभाव जो कि बाधकेश है वो यहाँ पर मैरिड लाइफ में इश्यूज क्रिएट कर रहा है। किंतु हम ये नहीं कह सकते कि जिस व्यक्ति की कुंडली में सप्तम भाव में गुरु या राहु बैठे हैं, बाधकेश बैठे हैं, उसकी मैरिड लाइफ खराब होगी ही होगी। हमें इसके लिए जन्म कुंडली में मंगल शुक्र की स्थिति का भी विश्लेषण करना जरूरी है। जीव लगन का विश्लेषण करना भी जरूरी है। जीव लगन अर्थात गुरु से सप्तम भाव को हमें देखना जरूरी है। अगर आप इस कुंडली में जब हम गुरु को लगन बनाते हैं, जीव लगन के आधार पर इस जन्म कुंडली का विश्लेषण करते हैं, तब हम देखते हैं जीव लगन से सप्तम भाव के स्वामी बुध हैं, अर्थात गुरु की जो पत्नी बनी वो बुध बना। बुध अगर आप देखेंगे तो बुध अगेन अपनी ही राशि में बैठे हैं और गुरु से सप्तम भाव के स्वामी होकर गुरु से चतुर्थ भाव में बैठे हैं, जो कि इस व्यक्ति की ससुराल का भाव भी है और वहां पर मंगल भी बैठे हैं। तो यह दिखाता है कि व्यक्ति की जो सास है वो बहुत कॉमर्शियल माइंड है और सप्तम से चतुर्थ भाव में मंगल का प्रभाव होने के कारण बहुत ही एरोगेंट है,
और यही क्वालिटी लगभग लगभग इस स्त्री में भी है। तो जब किसी व्यक्ति की अपने इन लॉस के साथ बहुत अच्छी ट्यूनिंग ना बन पाए, वहाँ पर उस तरह की स्थिति हो कि वे लोग बहुत ही पॉजिटिव माइंड के नहीं हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं माता पिता के कहने में आकर लड़कियां खुद से भी अपना जीवन खराब करने की कोशिश करती हैं। क्योंकि आप देखिएगा, जब हम गुरु को लगन बनाते हैं, ठीक है, गुरु से सप्तम भाव का स्वामी बुध हो गया, अर्थात इस व्यक्ति की पत्नी, और वहां का स्वामी कौन है? बुध। ठीक है, बुध यहाँ पर अपनी राशि में बैठा है और किसके साथ बैठा है? मंगल के साथ में बैठा है। आप देखेंगे बुध 20 डिग्री का है, मंगल 21 डिग्री का। मंगल का जो प्रभाव बुध के ऊपर आ रहा है वो दिखाता है कि पत्नी के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा है, अहंकार है। अब जब हम इस लगन कुंडली से देखते हैं तो यह योग बन रहा है 10वें भाव में, अर्थात पत्नी। अभी 7वां भाव किसका भाव है? पत्नी का भाव है। ठीक है, अब पत्नी की माता को देखना है तो 10वां भाव, 10वां भाव को इसलिए ससुराल का भाव भी कहा जाता है, क्योंकि ये पत्नी का हो गया। किसी भी भाव से चतुर्थ भाव उसकी माता बनता है, उसका मन बनता है। तो अब देखिएगा, पत्नी का जो चतुर्थ भाव है उसमें मंगल बैठ गया और जीव लगन से 7वें भाव का स्वामी बुध खुद बैठ गया था। पत्नी की माता भी एरोगेंट है, पत्नी भी कहीं ना कहीं एरोगेंट है, ईगो बहुत ज़्यादा है, सेल्फ रेस्पेक्ट की भावना बहुत ज़्यादा है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने की बहुत ज़्यादा आदत है। तो यहाँ पर हमें दिखता है कि गुरु राहु का योग 7वें भाव में और गुरु से 7वें भाव में, जीव लगन से 7वें भाव में केतु और 7वें भाव के स्वामी के ऊपर मंगल का प्रभाव यह दिखाता है कि इस व्यक्ति को अपनी मैरिड लाइफ में इश्यूज आएंगे। और वो इश्यूज आएंगे किस वजह से? एरोगेंस की वजह से, ईगो की वजह से। अब ये तो हमें यहाँ पर क्लियर हो गया, किंतु इस स्थिति को कोर्ट केसेस में बदलने के लिए कहीं ना कहीं अन्य प्रभाव होने भी जरूरी है। अब कोर्ट केसेस के जो प्रभाव बनते हैं वो बनते हैं केतु के कारण, क्योंकि कोर्ट केसेस का कारक है केतु। जब हम जीव लगन के आधार पर जन्म कुंडली का विश्लेषण करते हैं तो हमें दिखता है कि 7वें भाव में केतु बैठे हैं और बुध और केतु अगर आप देखेंगे राशि संधि में है। जब दो ग्रह ऐसी राशि में बैठे हों जिसका स्वामी एक ही है, तब उस स्थिति को राशि संधि कहा जाता है। जैसे कि यहां बुध अपनी राशि में बैठे हैं जो बुध की राशि है और केतु भी बुध की राशि में बैठे, तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि यहां पर बुध केतु राशि संधि में है, यहां पर मंगल और केतु राशि संधि में है। तो ऐसे में मंगल और केतु का योग आप मान सकते हैं, बुध और केतु का योग आप मान सकते हैं। तो यहां पर केतु का यह प्रभाव बुध के ऊपर यह दिखाता है कि इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं कोर्ट केसेस से गुजरना होगा। सामान्य रूप से अगर एक थंब रूल की एक सूत्र की बात करें तो जब भी जन्म कुंडली के 7वें भाव पर बादगेश का प्रभाव हो, 7वें भाव पर राहु केतु का प्रभाव हो और जन्म कुंडली में बादगेश का केतु से, 7वें भाव के स्वामी का केतु से संबंध बनता हो, तो ऐसे में उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं अपनी मैरिड लाइफ से रिलेटेड इतने इश्यूज आते हैं कि व्यक्ति को कोर्ट केस झेलने पड़ सकते हैं। अगर हम शुक्र को भी देखें यहाँ पर, क्योंकि शुक्र स्त्री कारक है, वैवाहिक सुख का कारक है, तो शुक्र को भी अगर देखें तो शुक्र के साथ सूर्य बैठे हैं जो कि दिखाते हैं कि पत्नी के अंदर एरोगेंस है। और अगर हम देखें तो शुक्र के ऊपर शनि की 7वीं दृष्टि है, जो कि शुक्र को जब हम लगन बनाते हैं तो शुक्र के लिए बादकेश हैं। बादकेश का नियम मैं आपको बता देता हूं कि चर लगन में लाभ भाव का स्वामी बादकेश होता है, 20वें भाव लगन में 7वें भाव का स्वामी बादकेश होता है और स्थिर लगन में स्थिर राशि से 9वें भाव का स्वामी बादकेश होता है। क्योंकि जब हमने शुक्र को देखा, शुक्र को लगन बनाया, तो शुक्र से 9वें भाव के स्वामी शनि है, वो यहां पर बादकेश होंगे क्योंकि शुक्र एक स्थिर राशि में बैठे हैं। ठीक है, तो शुक्र के ऊपर अपने बादकेश की दृष्टि आना भी यह दिखाता है कि इस व्यक्ति को वैवाहिक सुख में कहीं ना कहीं बाधा है। अब इसकी एक कंफर्मेशन हम नवमांश कुंडली से भी ले सकते हैं। नवमांश कुंडली अगर आप इसकी व्यक्ति की देखेंगे तो नवमांश कुंडली में यहां पर सूर्य और चंद्र का योग है। नवांश कुंडली में जब भी शनि, सूर्य, राहु, केतु 7वें भाव में बैठे होंगे तब कहीं ना कहीं व्यक्ति को वैवाहिक सुख में कमी करेंगे ही करेंगे, क्योंकि ये क्रूर और पापी ग्रह हैं। चंद्र का प्रभाव भी कई बार बहुत ही ज्यादा इमोशनल
इम्बैलेंस देने की वजह से वैवाहिक सुख में परेशानियां क्रिएट करता है। तो जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली में इस तरह के योग देखें तब ऐसे व्यक्ति को सावधान रहना की सलाह देनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति को स्वयं सावधान रहना चाहिए कि उसको मैरिड लाइफ में भविष्य में अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो होपफुली आज की इस वीडियो में आपने वैवाहिक सुख में आने वाली बाधाओं के बारे में काफ़ी कुछ सीखा और समझा होगा। तो जुड़ेगा अष्टसूत्र के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।